प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जितने भी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, उनके पुस्तकों का निचोड़ सीरीज इसमें है। सभी पुस्तकों का नोट्स के द्वारा तैयार करके हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको एक ही जगह सभी पुस्तकों का संकलन पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। क्लास यह 7 है। क्लास 6 तक हम हिंदी भाषा को उद्भव और विकास पढ़ा चुके हैं। जो भी विद्यार्थी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़े होंगे, तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं क्लास 7, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा। सबसे पहले एक तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के प्रारंभकर्ता फ्रेंच विद्वान, कहाँ के? तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं। कौन है? तो गार्सा द तासी हैं। याद रखिएगा, कौन है? तो गार्सा द तासी हैं। थोड़ा सा ब्रश हम मिला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं। कौन है? गार्सा द तासी जो है वो क्या है? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभकर्ता इतिहास लेखन के। आगे बढ़ते हैं। गार्सा द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम साहित्यकार या इतिहासकार माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, गार्सा द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को ध्यान से समझेंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। यानी गार्सा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन करने वाले दूसरे इतिहासकार हैं। यानी सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास गार्सा द तासी ने लिखा, उनके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा। आगे चलते हैं। शिव सिंह सेंगर रचित, अब देखिए इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कई बार इस तथ्य से परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इसको आप समझेंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछने देखने को मिलता है, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब शिव सिंह सेंगर के बाद कौन आगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम अभी लेकर आए हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के आधार स्रोत ग्रंथ, उसके बाद हिंदी साहित्य के लेखन की जो विधियां हैं, पद्धतियां हैं, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास हैं और उनके लेखन कर्ता अर्थात उनके लेखक जो हैं, उन सबों को पढ़ेंगे। तो अभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है, जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार देखने को मिला है और कई बार पूछ ही देता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान क्या है? एकदम सर्वोच्च है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में अगर सबसे सर्वोच्च स्थान किन्हीं का है, सबसे विख्यात कोई है तो कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में प्रस्तुत किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत है? तो याद रखिएगा कितने भागों में प्रकाशित है? तो याद रखिएगा 16 भागों में। कितने भागों में? 16 भागों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास।
और ये किसके, वो कहाँ से प्रकाशित हो, यह कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रमुख इतिहासकार हैं। कौन कौन प्रमुख इतिहासकार हैं उनको भी देख लेते हैं। मिश्र बंधु, गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्रगुप्त, नंद दुलारी वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा इत्यादि प्रमुख है। इनके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल रचित इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। अब हम चलते हैं, हम अब चर्चा करेंगे। ये तो महत्वपूर्ण तथ्य थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा से। अब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ हैं, अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा से पहले, अर्थात गारसा द तासी के पहले जितने भी महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें बहुत सारे साहित्यकारों की परिचय उसमें है, तो उन सबों को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और कहा जा सकता है कि जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इन ग्रंथों को आधार मानकर, अर्थात इन ग्रंथों को भी आधार बनाया, अर्थात इन ग्रंथों की सहायता से ही आगे भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा को बढ़ाए हैं, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख पाए हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथों को देख लेते हैं, जिनका आगे के जो भी लेखक रहे, चाहे रामचंद्र शुक्ल रहे या गारसा द तासी रहे, शिव सिंह सेंगर रहे, सभी ने इनका क्या किया है, तो इनसे सहायता ली है, अर्थात ये सभी ग्रंथ उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं जितने भी आधार स्रोत ग्रंथ हैं। सबसे पहले 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसका रचना काल कह सकते हैं कि 1568 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों के रचनाकार कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ। ये दोनों के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। अब 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य, जो कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख, कह सकते हैं कि प्रमुख आचार्य रहे हैं, तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय इसमें दिया हुआ है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में किनका परिचय है? तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय दिया हुआ है। और यह ग्रंथ कृष्ण संप्रदाय या कृष्ण काव्य से संबंधित है। उसके बाद है 252 वैष्णवन की वार्ता। यह विठलनाथ के 252 शिष्यों का इसमें वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? तो विठलनाथ के 252 शिष्यों का इसमें वर्णन है। और दोनों के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम संपूर्ण निचोड़ सीरीज लेकर आए, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित जितने भी विद्वानों के किताबें जो आप मार्केट में खरीदते हैं, सभी किताबों का इसमें निचोड़ है, यानी एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा। आगे देखिए, इससे कुछ संबंधित है। यह दोनों ग्रंथ कृष्ण साहित्य से संबंधित है। याद रखिए, दोनों ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण साहित्य से संबंधित है। इन दोनों ग्रंथों को गोकुलनाथ का वार्ता साहित्य भी कहा जाता है। और इन दोनों ग्रंथों को गोकुलनाथ का क्या कहा जाता है? तो गोकुलनाथ का वार्ता साहित्य भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। गोकुलनाथ कौन है? तो याद रखिएगा, गोकुलनाथ जो है, गोकुलनाथ के कह सकते हैं कि यह जो विठलनाथ का क्या है? पुत्र है। और विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल। भक्तमाल, जिसका रचनाकाल बताया जाता है 1585 ईस्वी लगभग। इसके रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। कौन है? नाभादास। इस ग्रंथ में क्या है? तो इस ग्रंथ में राम भक्तों
संतों तथा कवियों के जीवन से संबंधित जानकारी है, अर्थात रामाश्रयी साहित्य से यानी राम काव्य से संबंधित यह रचना है। इस ग्रंथ में राम भक्त कवि तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा गया है। आप कभी कभी देखे होंगे कि भक्ति काल का सुमेरु से भी प्रश्न आता है कि भक्ति काल का सुमेरु किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है। और यह कहाँ कहा गया है, तो भक्तमाल में कहा गया है। और कौन कहे हैं, तो नाभा दास जी के हैं। नाभा दास जी ने तुलसीदास को उपाधि दी है भक्ति काल का सुमेरु और कली काल का वाल्मीकि। ये दोनों नाम किनके हैं, तो दोनों उपनाम, दोनों प्रसिद्ध है, जो उपाधि है, नाम है, तुलसीदास के हैं। और ये दोनों नाम नाभा दास जी के द्वारा दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभा दास। और यह ग्रंथ किस काव्य संप्रदाय से संबंधित है, राम काव्य संप्रदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कविमाला। कविमाला जिसका रचनाकाल 1655 ईस्वी के लगभग बताया जाता है। इसके रचयिता तुलसी हैं, तुलसीदास नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं तुलसीदास नहीं है बल्कि तुलसी है। कोई रचनाकार तुलसी नाम से थे, हुए हैं। ऐसी रचना अज्ञात है, लेकिन इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित है। कितने कवियों की, तो 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। गिरियर्सन ने कवियों का विवरण कविमाला के आधार पर ही किया। अब देखिए आगे चल के अभी हम आपको बताए थे जितने भी ये ग्रंथ है सभी स्रोत ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों की सहायता से आगे के जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने इनकी सहायता ली है, इनकी रचनाओं की सहायता ली है। तो यहाँ देखिए गिरियर्सन ने कवियों का जो विवरण है वो कविमाला के आधार पर ही किया है। सेंगर ने 8 कवियों का विवरण इसी ग्रंथ से लिया। कितने कवियों का, तो 8 कवियों का। इसलिए इन सभी ग्रंथों को स्रोत ग्रंथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला रचना है कालिदास हजारा। इसके रचनाकार कौन है, तो कालिदास त्रिवेदी हैं। इसमें 212 कवियों का उल्लेख है। कितने कवियों का उल्लेख है, तो 212 कवियों का उल्लेख है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी कालिदास हजारा जो रचना है इसके विषय में कहें, कवियों के काल आदि निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। इससे यह पता चलता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी यानी हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं कि रचनाकार लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इन ग्रंथों की सहायता ली है। इसलिए कालिदास हजारा के विषय में कहते हैं कवियों का काल आदि निर्णय के लिए यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। यह कहने का तात्पर्य हुआ कि उन्होंने जरूर इस ग्रंथ का क्या किया है, तो अपने काव्य, अपनी जो इतिहास ग्रंथ है उसको लिखने में इस ग्रंथ की सहायता ली है। इसीलिए वे इस ग्रंथ के विषय में यह बात कहे हैं। आगे चलते हैं, तो महत्वपूर्ण यही रहा कुल मिलाकर के उपरोक्त निष्कर्ष क्या निकला, तो उपरोक्त सभी ग्रंथों का प्रवर्ती हिंदी साहित्य लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हिंदी साहित्य के कुछ आधार ग्रंथ जो आगे के प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। अब चलते हैं हिंदी साहित्य की लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य की लेखन की पद्धतियों को देखते हैं, क्योंकि जितने भी साहित्यकार हैं सभी ने अपने अपने अनुसार पद्धति को अपनाए हैं। कोई वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए, तो कोई कालानुक्रम, कोई वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, तो कोई जो है वो विधेयवादी पद्धति को भी अपनाए हैं। तो सबको हम देखते हैं। सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति को देखते हैं, पद्धति है क्या। तो इस पद्धति द्वारा देखिए सभी पद्धति को हम अच्छा से बताने का प्रयास किए हैं, आप ही के भाषा में लिखे ताकि आप समझ सके। हम पढ़ाते हैं तो आपकी भाषा में पढ़ाते हैं, आप जिस प्रकार समझ सकते उसी प्रकार हम भी समझाते हैं। तो इस पद्धति द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों का विवरण जो है उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। यानी वर्णानुक्रम पद्धति में क्या है, तो जो भी साहित्यकार है उन सभी साहित्यकारों के इतिहास, उन सभी साहित्यकारों का जो विवरण है उनके नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर कर्म दिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर किन्हीं का नाम जैसे तुलसीदास है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो केदारनाथ का क से होता है, तुलसी का क्या होता है, तो त से होता है।
अब तुलसी कहाँ भक्ति काल के हैं, केदारनाथ अग्रवाल कहाँ के तो आधुनिक काल के हैं, लेकिन केदारनाथ पहले हो जाएंगे। यानी जिनका नाम हिंदी का पहला अक्षर वर्ण का सकते अगर प्रारंभिक अक्षर में रहेगा तो उनका कर्म पहले आएगा और बाद वाले का बाद में आएगा। यानी इसी को कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति, जो एक प्रकार से तर्क संगत नहीं था, इसलिए यह पद्धति ज़्यादा मतलब सभी विद्वानों ने इसे नहीं अपनाया। अब इस पद्धति को कौन कौन अपनाए तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले हैं गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर। यानी गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति को अपनाया तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। यानी वर्ण के आधार पर सभी हिंदी रचनाकारों का क्या किए, क्रम अनुसार क्या किए, सभी का परिचय दिए। आगे चलते हैं। अब कालानुक्रम पद्धति क्या है? इस पद्धति द्वारा हिंदी लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों के क्रम उनके जन्म तिथि के आधार पर होता है। यानी जिस रचनाकार का जन्म जब हुआ है, अर्थात जो भी रचनाकार है उसका जन्म जिस समय हुआ है उसके आधार पर उनको रखा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कालानुक्रम पद्धति। क्या कहते हैं? कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग करने वाले लेखक कौन कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु जी हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। आगे बढ़ते अब चर्चा करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में निरपेक्ष तटस्थ होकर वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब इसके प्रयोगकर्ता कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। अगला पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में किसी ग्रंथ की रचना में सामाजिक प्रभाव और उस काल की तत्कालीन, थोड़ा सा यहाँ छूट गया, तत्कालीन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस पद्धति के जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेते हैं। इस पद्धति को स्थापित किसने किया था तो याद रखिएगा तेन ने किया था। फ्रेंच के विद्वान तेन ने इस पद्धति को क्या किया था? स्थापित किया था। इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को देखा जाता है। और इस पद्धति का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है तो इस पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके अलावा अन्य प्रयोगकर्ता कौन कौन है तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने भी विधेयवादी पद्धति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये थे हिंदी साहित्य की पद्धतियाँ, लेखन की पद्धतियाँ। अब हम चर्चा करते हैं जो आप पढ़ना चाह रहे थे कि कब वो चीज़ बताएंगे। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन एक दृष्टि में, अर्थात जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं उनको देखेंगे और उनके रचनाकार को देखेंगे और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि हम प्रारंभ में चर्चा कर दिए थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभकर्ता कौन है तो गारसा दत्त तासी, अब हम आपको बता चुके हैं। तो उनकी जो रचना है वो कौन सी है तो वो है हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोइये हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोइये हिंदुस्तानी, ये क्या है तो ये गारसा दत्त तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इसका प्रकाशन वर्ष जो है प्रथम संस्करण इसका 1839 ईस्वी में निकला और इसके दो भाग थे। प्रथम संस्करण में इसके कितने भाग थे? दो भाग। प्रथम भाग 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। उसके बाद इसका द्वितीय संस्करण भी निकला 1871 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तीन भागों में ये क्या है तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोइये हिंदुस्तानी जो है वो तीन भागों में क्या है तो बटा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय संस्करण में इनकी ग्रंथ 3 खंडों विभक्त कर संशोधन किया गया, अर्थात कुल मिलाकर बात यही हुआ कि इनका जो गारसा दत्त तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो 2 संस्करण में है परंतु 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में है। अब आगे चलते हैं। भाषा तो फ्रेंच विद्वान थे गारसा दत्त तासी। कहाँ के विद्वान थे? फ्रेंच के विद्वान थे। तो इनकी भाषा क्या हो जाएगी? फ्रेंच भाषा। पद्धति, किस पद्धति को इन्होंने अपनाया तो अभी हम आपको बता ही दिए थे, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था, याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण एक बिंदु है जो इस ग्रंथ से संबंधित है। तो फ्रेंच भाषा में लिखित यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है
तो याद रखिएगा वो हो जाएगा गार्सा दा तासी का इस्तवार दला लिटरेचर। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा इस्तवार दला लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी। ये किनका है? तो गार्सा दा तासी का है। जब यही प्रश्न आ जाएगा हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो क्या आपका उत्तर होगा शिव सिंह सरोज, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता दिए। फ्रेंच भाषा में पूछ देगा तो आपका हो जाएगा गार्सा दा तासी का ग्रंथ। अब आगे चलते हैं, इस ग्रंथ से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस ग्रंथ में हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, तासी ने इस ग्रंथ में केवल हिंदी और उर्दू कवियों का ही विवरण प्रस्तुत किए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तासी का जो यह ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का जीवन परिचय दिया हुआ है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं और शेष उर्दू के। तो 738 में अगर आप 72 घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो सभी किस भाषा के कवि हैं? तो सभी जो रचनाकार कवि हैं वो उर्दू के हो जाएंगे। 72 हिंदी के कवि हैं इनके ग्रंथ में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। यानी कहाँ पर यह छपा था? तो पेरिस में यह छपा था। आगे चलते हैं, इस ग्रंथ में, क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी, दो शब्द आपको नाम में है, ग्रंथ के नाम में। तो एंदोई शब्द उन्होंने हिंदी कवियों के लिए प्रयोग किए थे और हिंदुस्तानी शब्द उर्दू कवियों के लिए उन्होंने प्रयुक्त किए थे। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है, तो ये नाम को आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो नाम है एंदोई हिंदुस्तानी, तो एंदोई शब्द हिंदी के कवियों के लिए है और हिंदुस्तानी जो शब्द है वो किन के लिए उन्होंने प्रयुक्त किए हैं? तो वो उर्दू के कवियों के लिए उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, गार्सा दा तासी को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक भी माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रवर्तक भी किनको माना जाता है? तो गार्सा दा तासी को ही माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, अब देखिए इनका तो ये किस भाषा में लिखे थे? फ्रेंच भाषा में लिखे थे। अब इनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद कर क्या नाम दिया? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया। अर्थात डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने फ्रेंच विद्वान जो गार्सा दा तासी, उनके ग्रंथ को फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद करके नाम भी दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, और 1952 में क्या किया? तो प्रकाशन करवाया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अब देखते हैं इस ग्रंथ की कुछ त्रुटियां हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें कवियों का काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णाक्रम का पालन किया गया। इसमें हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ घुला मिला दिया गया, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास है तो इसमें हिंदी ही कवि होंगे, लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को घुला मिला दिया गया, इसीलिए इस ग्रंथ की कुछ त्रुटियां भी रही। अब आगे चलते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इसके रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? जिसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं, शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर, जिनका पूर्ण नाम भी हम आपको लिख दिए हैं। इनका पूरा नाम है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर वे कहे हैं। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज के रचनाकार हैं, लेकिन शिव सिंह सेंगर याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। क्या है? 1883 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा क्या है? तो हिंदी भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा है। किस पद्धति को इन्होंने अपनाया? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। हम पहले ही बता चुके हैं कि गार्सा दा तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन किस पद्धति को अपनाए थे? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए थे। अब इस ग्रंथ में भी काल विभाजन या नामकरण करने का प्रयास नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा।
अब यह हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, याद रखिएगा। यह क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी भाषा का। इस ग्रंथ में लगभग कितने कवियों का उल्लेख है? तो 1003 कवियों का उल्लेख है। अगर लगभग 1000 भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा वह है शिव सिंह सरोज का ही। हिंदी किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है, यानी किसी भी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का एक क्या है? तो सर्वप्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अर्थात शिव सिंह जो सेंगर है वो भारतीय थे, भारतीय विद्वान थे। इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का ही को ही क्या किया गया? तो स्थान मिला है, यानी इसमें गार्सा दत्त तासी की तरह उर्दू, हिंदी या अन्य भाषा के कवियों को इसमें स्थान नहीं मिला। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी कवियों को ही स्थान मिला है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। जितने भी ये आपको देखिएगा, जितने भी आप यहाँ पर हाईलाइटेड किए हुए बिंदु हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी इस ग्रंथ को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न भी आता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के विषय में क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के कवियों का एक विरित संग्रह कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को क्या कहा है? यह जो ग्रंथ है वो क्या है? तो कवियों का एक विरित संग्रह है। क्या है? विरित संग्रह है। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ, याद रखिएगा, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। सेंगर के बाद के जो भी जितने भी इतिहासकार हैं उन सभी इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण और आधार ग्रंथ भी रहा है, क्योंकि आगे के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज की पर्याप्त सहायता ली है। आगे चर्चा करते हैं। साथियों बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम क्लास 6 तक हिंदी भाषा को उद्भव और विकास पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 7 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें हम प्रारंभ किए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। जितने भी साथी हैं वो भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाए। जो भी भारतीय विजन क्लासेस के सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, क्योंकि यहाँ आपको जितने भी हिंदी साहित्य के लेखक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप बाजार से खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी पुस्तकों का निचोड़ जो है एक ही जगह आपको यहाँ पर मिलेगा। सभी पुस्तकों से हम एक साथ नोट्स बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं। जिनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास का निचोड़ पीडीएफ नोट्स हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी? जेट, जो भारत में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसकी जो फॉर्म भराना शुरू हो गया है, इसकी परीक्षा भी बहुत जल्द होगी। तो जेट की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको संपूर्ण हस्तलिखित हिंदी का नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या जेएसएससी पेपर 2 में आपका सिलेबस में अगर हिंदी साहित्य है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी हिंदी का हस्तलिखित नोट्स लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो मेरा यह जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक है, जहां पर आपको परीक्षा संबंधित जानकारी भी दी जाती है और साथ में वहां पर आपको एमसीक्यू टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको किस प्रकार नोट्स लेने वो भी वहाँ पर बता दिए जाएंगे। या फिर मेरा नंबर भी है, डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समय को नहीं गवाएंगे, हम आपको जानकारी दे दिए। अगर आप पीडीएफ नोट से खरीदना चाहते तो आप हमसे खरीद सकते हैं। आगे देखिए, अब तीसरा महत्वपूर्ण जो है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह क्या है? यह इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, कहीं कहीं नादर्न हिंदुस्तान भी देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लेकर चलिएगा। अब इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है?
जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका पूर्ण नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूर्ण नाम है। प्रकाशन काल क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। भाषा क्या है? अंग्रेजी है। पद्धति कौन सा इन्होंने अपनाया? तो कालानुक्रम पद्धति को अपनाया, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि कालानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। आगे चलते हैं। इस ग्रंथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा से संबंधित, हिंदी का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। हिंदी का यह पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। इसीलिए काल विभाजन करने का श्रेय किनको जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। अधिकतर विद्वानों ने इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। ये भी परीक्षा में यह पॉइंट आया है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें से 886 कवि ग्रियर्सन ने शिव सिंह सरोज से लिए हैं। अब देखिए, अभी पहले जब शिव सिंह सरोज को बताया, इसमें बता दिए कि इनके परवर्ती जितने भी इतिहासकार हैं इनकी ग्रंथ से पर्याप्त सहायता लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, इनके बाद जो इतिहासकार आए जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने 952 कवियों का विवरण दिया अपने इतिहास ग्रंथ में। उसमें से 886 जो कवि है वो शिव सिंह सरोज से ही उन्होंने लिया। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। देखिए, इसका प्रकाशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1888 ईस्वी में। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटे हैं? तो 11 कालखंडों में बांटा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल। प्रारंभिक काल को क्या कहा उन्होंने? चारण काल कहा। और कितने कालखंडों में बांटा? तो 11 कालखंडों में बांटा, जिसका पहला खंड है, पहला उन्होंने जो प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सवर्ण काल या सवर्ण युग, दोनों याद रखिएगा, सवर्ण काल या सवर्ण युग कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा कवि विरचित संग्रह कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिव सिंह सेंगर की रचना को क्या कहा था? कवि विरचित संग्रह, जबकि इनकी ग्रंथ को क्या कहा? बड़ा कवि विरचित संग्रह कहा। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन की ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद कर प्रकाशन करवाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इसके लेखक कौन है? तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ से तो कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो तीनों को देख लीजिए, श्याम, सुखदेव, गणेश। श्याम, सुखदेव, गणेश। प्रकाशन वर्ष है, अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद जो है ये 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी याद रखिएगा। इसकी भाषा क्या है? तो हिंदी है। पद्धति इन्होंने कौन सी अपनाई? तो कालानुक्रम पद्धति को इन्होंने अपनाया। आगे बढ़ते, इस ग्रंथ से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस ग्रंथ में 4591 कवियों अर्थात लगभग 5000, ये भी याद रखिएगा। कभी आता है प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन कि किनके इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है? तो याद रखिएगा, ये है शिव सिंह मिश्र बंधुओं की रचनाओं में। तो मिश्र बंधु विनोद में यह है। तो मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। इस मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभक्त किए। कितने कालखंडों में? 5 कालखंडों में विभक्त किए हैं। उनमें से प्रारंभिक 3 कालखंडों को भी उन्होंने 2-2 खंडों में क्या किए? तो विभक्त किए हैं। जब हम इसके बाद क्लास 8 जब हम लेकर आएंगे तो उसमें इसको पूरा क्या करेंगे? कालखंडों को पूरा विशेष रूप से पढ़ेंगे। आगे, रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद से ही लिए। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया? तो कवियों का जो परिचय है
वो सारा विवरण कहाँ से लिए हैं, तो उन्होंने सभी मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम काल को क्या नाम दिया, तो आरंभिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया, आरंभिक काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को प्रकांड कवि विरित संग्रह कहा है। क्या कहा है, तो प्रकांड कवि विरित संग्रह। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिव सिंह सरोज को क्या कहा, तो शिव सिंह सरोज को कहा कवि विरित संग्रह। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को क्या कहा, बड़ा कवि विरित संग्रह। जबकि मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा, तो प्रकांड कवि विरित संग्रह। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बड़ा भारी कवि विरित संग्रह भी इसी को कहा है। आगे बढ़ते हैं। यह ग्रंथ प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ है। अब देखिए मिश्र बंधु 3 सहोदर भाई थे। ये तीनों भाई थे। मिश्र बंधु विनोद की जो रचना किए हैं ये 3 भाई थे। अब तीनों भाई कौन कौन है, तो वो आपको बताए दिए कौन कौन है, तो श्याम, सुखदेव और गणेश। मिश्र बंधु की कुछ अन्य रचनाएं हैं। हिंदी नवरत्न, बूंदे बारिश, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रकाशन काल क्या है, तो 1929 ईस्वी। इसका संशोधित प्रकाशन कब हुआ, तो 1940 ईस्वी। 1929। लेकिन याद रखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास का अगर प्रकाशन वर्ष पूछेगा कब प्रकाशित, यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा 1929 ही आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि संशोधित प्रकाशन जब तक नहीं पूछेगा तो इसका सही जवाब है 1929 ईस्वी। संशोधित प्रकाशन देगा तभी जवाब होगा 1940 ईस्वी, याद रखिएगा। अब भाषा क्या है, हिंदी है। किस पद्धति को उन्होंने अपनाया, तो विधेयवादी पद्धति को अपनाया। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जबकि विधेयवादी पद्धति के जो कह सकते हैं कि निर्माता है वो कौन है, तो फ्रेंच विद्वान टेन है। अब इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से ये हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, याद रखिएगा। 1929 में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुआ तो उस समय इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। किसकी भूमिका में था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। यह ग्रंथ 1940 ईस्वी में संशोधित होकर, देखिए अब यही ग्रंथ 1940 ईस्वी में संशोधित होकर हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से फिर क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसका प्रकाशन पूछेगा तो आप 1929 ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि 1929 ही सही आंसर दिया हुआ रहता है। हाँ, संशोधित प्रकाशन पूछेगा, पूछा नहीं, अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1940। और ये भी पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। आगे बढ़ते हैं। यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रख्यात ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों का इतिहास है। और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 900 वर्षों में क्या किए, 900 वर्षों में हिंदी साहित्य के इतिहास को रखे हैं और उनका 4 कालखंडों में बांटे हैं। 900 वर्षों का इतिहास है और कितने कालखंडों में हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटे हैं, तो 4 कालखंडों में बांटे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। क्या कहा, वीरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा। कितने शाखाओं में, 4 शाखाओं में बांटा। इसको हम आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है भक्ति काल का जो है वह जो भक्ति काल का वीडियो लिंक है वो हमारे चैनल में क्या है, हमारे चैनल में है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं भक्ति काल। उसमें संपूर्ण तरीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए गए हैं। हम न्यू एडिशन में पढ़ा रहे हैं, फिर से नोट्स के द्वारा न्यू एडिशन वाले नोट्स से हम आपको पढ़ा रहे हैं।
रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रारंभ, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माने थे? विक्रमी संवत 1050 से, यानी इसको ईस्वी में कीजिएगा तो 993 ईस्वी से वो क्या माने? हिंदी साहित्य का प्रारंभ माने हैं। यानी विक्रमी संवत में 57 घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? तो ईस्वी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाई, अर्थात उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। हिंदी साहित्य के दो दो नाम दिए हैं उन्होंने, वीर गाथा काल भी कहा है और आदि काल भी कहा है। पहले वीर गाथा काल, बाद में फिर आदि काल भी उन्होंने स्वीकार किए हैं। इसलिए दोहरा नामकरण जो है वो किनसे संबंधित है? तो दोहरा नामकरण जो है वो शुक्ल जी से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बिहार की स्टेट की इस बार जो परीक्षा हुई थी बिहार स्टेट की, उसमें यह प्रश्न आया था कि किस विद्वान ने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, सभी तथ्य आपके लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में राम और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्त कवियों को स्थान नहीं दिए। अब देखिए कुछ कुछ कमियां भी रहती हैं इतिहास ग्रंथों में। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जब भक्ति काल की चर्चा किए तो भक्ति काल में उन्होंने क्या किए? सिर्फ राम भक्त कवि और कृष्ण भक्ति कवि की ही क्या किए? तो चर्चा किए। बाकी जितने भी अन्य देवी देवताओं के जो उपासना करने वाले भक्त कवि उनको स्थान ही नहीं दिए। जब आप भक्ति काल पढ़िएगा तो आप देखिएगा रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले ही कवियों को पढ़ेंगे, बाकी अन्य देवी देवताओं को उपासना करने वाले कवियों को नहीं पढ़ेंगे। अब इनका प्रमुख कथन है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछ चुका है, यह बिहार स्टेट की परीक्षा में पूछ चुका है, इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें यह प्रश्न पूछ चुका है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये समझ लो कि लगभग कई बार पूछा है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। जब आप रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तब यहीं से प्रारंभ से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास हम आपको बता ही दिए। चिंतामणि निबंध जो है 4 भागों में है, इसको अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है चिंतामणि को, यानी निबंध आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आप गद्य भाग में निबंध को पढ़िए जिसमें आपको चिंतामणि का संपूर्ण निचोड़ है। त्रिवेणी आलोचनात्मक ग्रंथ है। विचार विथि होगा, थोड़ा सा छूट गया, विचार विथि क्या होगा? विचार विथि जो इनका क्या है? निबंध ही है। 11 वर्ष का समय इनका एकमात्र कहानी, ये भी याद रखिएगा। 11 वर्ष का समय किनका कहानी है? तो यह कहानी रामचंद्र शुक्ल जी का है और इनका एकमात्र यह कहानी, ये भी याद रखिएगा। 11 वर्ष का समय। अब त्रिवेणी जो है उसके विषय में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दिए हैं। बेहतरीन तरीके से आपको जानने के लिए आप निबंध गद्य भाग जो हम पढ़ाएं उसमें पढ़ सकते हैं। त्रिवेणी ग्रंथ में जायसी, सूरदास और तुलसी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, इसलिए त्रिवेणी इसका नाम है। अगला महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। भाषा है हिंदी। पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। देखिए वीडियो क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको निचोड़ सीरीज हम निचोड़ पढ़ा रहे हैं, एक भी तथ्य आपको छूटेंगे नहीं। प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठिएगा इस नोट्स को पढ़कर या हमारे वीडियो क्लास को आप 2-3 बार अगर पढ़ के आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठिएगा, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप आएगा तो आप देखते ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम वीडियो अगर लंबी भी हो जाएगी तो उस पर हम नहीं चल रहे हैं। हम आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए ताकि एक भी तथ्य छूटे नहीं। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 693 ईस्वी से मानते हैं। कितना से मानते हैं? 693 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभाजित कर उसके 2 नाम भी दिए। 2 भागों में विभाजित किया, 2 नाम दिए। क्या क्या? संधि और चारण काल कहा। कई बार आता है कि आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल के निर्गुण शाखाओं का निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को, अब इतना लंबा नाम है देखिए, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा, अब इसके जगह पर एक छोटा सा नाम दिए संत काव्य, यानी निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को क्या कहा तो संत काव्य कहा, तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम कुमार वर्मा ने, आगे महत्वपूर्ण तथ्य, राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक ही कला विधि को ही लिया है, आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। अर्थात राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़िएगा, इसमें आप 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक ही कला विधि तक ही क्या कीजिएगा तो हिंदी साहित्य के रचनाकारों को पढ़ पाइएगा, आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास को देखते हैं। इसका नाम ही है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसको प्रकाशन करने वाला नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा यह प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है और इसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। क्यों नाम है? क्योंकि यह 16 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? 16 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अब इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? यह ग्रंथ अलग अलग संपादकों द्वारा अनेक लेखकों के सहयोग से 16 भागों में अलग अलग नामों से प्रकाशित है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यह ग्रंथ 16 भागों में है। अब 16 भागों में भी सभी 16 भागों के संपादक जो हैं वो अलग अलग हैं और ये अनेक लेखकों के सहयोग से ही ऐसा हुआ है 16 भागों में, और सभी भागों के नाम भी अलग अलग है, यानी अलग अलग नाम भी है और अलग अलग संपादक भी हैं। अब उन सभी 16 भागों को संक्षेप में यहाँ देख लीजिए। भाग 1 देखिए, याद रखिएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये याद रखिएगा। 3 भाग आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, मिलान करने के लिए आता है, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ये भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का पहला भाग क्या है, पहला भाग का नाम क्या है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भाग 10 भी परीक्षा में पूछ सकता है और अंतिम भाग भी पूछ सकता है, अंतिम भाग का क्या नाम है। तो अंतिम भाग जो है वो हिंदी का लोक साहित्य है, जिसके संपादक कौन है तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। जबकि भाग 1, भाग 2 देखिए, इसमें हम बीच में जो है 9 भाग 9, 11, 12, 13, 14 सभी भाग को हम नहीं, जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो हम यहाँ आपको बता दें। सभी का यहाँ नाम भी दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सभी भागों के नाम भी हैं और साथ ही साथ उसके संपादक भी हैं। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसी आप कोशिश कीजिए सबको याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप सब नहीं याद कर पाइएगा तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 को आप याद कर लीजिएगा। भाग 1 उसका नाम, उसके संपादक, और अंतिम भाग को भी आप याद कर लीजिएगा। यह 16 भागों में प्रकाशित है। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक प्रश्न के चलते बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं तो छट जाते हैं, इसलिए सभी को याद रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के अन्य प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ, उनके रचनाकार। एक एक करके सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले तज़किरा-ए-शुरा-ए हिंदी 1848, इसके लेखक हैं मौलवी कमरुद्दीन। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये 2 भागों में है। हिंदी नवरत्न 1910 है, इसमें हिंदी के 9 कवियों का जीवन परिचय के विषय में है। इसके रचनाकार कौन है तो मिश्र बंधु जी हैं। आगे है कविता कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। देखिए सभी का हम प्रकाशन वर्ष दे दिए हैं ताकि आप समझ सके, प्रकाशन वर्ष से भी परीक्षा में आ जाता है प्रकाशन वर्ष क्या है। आगे है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं एडविन गिब्स। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों याद रखिएगा। तीनों के रचनाकार कौन है तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन रचनाओं का कालक्रम भी पूछता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पहला ग्रंथ है पूछ देगा सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की तो
याद रखिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। ऐसी भी भूमिका से अब याद रखिएगा, इनका जो 3 ग्रंथों में पहला स्थान किसका, तो भूमिका सबसे पहले प्रकाशित यह ग्रंथ हुआ है। तो क्योंकि भूमिका से आप समझ सकते हैं कि किसी भी निबंध को या किसी भी आलेख वगैरह को लिखते हैं तो हम भूमिका को देते हैं, या फिर किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका ही आता है, तो भूमिका याद रखिएगा इनका सबसे पहला हिंदी साहित्य की भूमिका के बाद है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार कौन है, नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके रचनाकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है, गणपति चंद्र गुप्त है। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये दोनों याद रखिए, दिनों के रचनाकार कौन है, तो बच्चन सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी का है। सुमन राजे जी ने इन्होंने सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, क्योंकि ये नारी थी और ये नारी से केंद्रित है। आगे है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उसके बाद है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, रामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य, सिर्फ हिंदी साहित्य, ये भी एक संपादित रचना है। इसमें अनेक, जो कह सकते हैं अनेक कवियों की सहायता से ये संपादित ये रचना है। इसका संपादन कौन किए हैं, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किए हैं। आगे है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान। हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारी वाजपेयी। उसके बाद है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी एक संपादित ग्रंथ है, 1973 में प्रकाशित हुआ है। अब इसके दो संपादक हैं, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं आपको हिंदी साहित्य का बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये किताब है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकार नीरजा जादव जी हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये सभी हिंदी साहित्य के अन्य कह सकते हैं कि इतिहास ग्रंथ है। अब देखिए ये सबको पढ़ना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि अब परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो नेट, जिस प्रकार नेट में मिलान करने के लिए आता है, आप देखते होंगे मिलाने वाला, तो मिलान करने वाला अब आने लगा है, जिसमें आपको ये सभी ग्रंथ उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी ग्रंथ का नाम दे देगा और मिलान करने के लिए दे देगा। तो आप फिर वहाँ पर जब तक जानिएगा नहीं किस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो चलिए ये था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का संपूर्ण निचोड़ सीरीज हम आज लेकर आए।